वाज टेलिंग यू, ठीक है, कि यहाँ पे इनर्शियल प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं। एक तो हम लोगों ने देख लिया मास, मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी होने के चांसेस है, एक मिनट, ठीक है। अच्छा ओके, मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है। अच्छा इनर्शियल मतलब होता क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ। इनर्शियल मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन पे रहेगा तो मोशन में ही रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट ये समझ के चलो, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आपके दो फ्रेंड्स का हमने देख लिया, ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते, ठीक है। ओके, तो मुझे बता मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया, फिलहाल के लिए इतना मान के चलो, ठीक है। अच्छा ओके, सिर्फ मास एक इनर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होता। अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है, अरे आप वही दोस्त का देखो, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, जैसे कि 200 kg है, ठीक है, लिखिए एरिया लिखिए 200 kg का एक ऑब्जेक्ट है, बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, बेंच पे रखा है मैंने, ठीक है, हिल नहीं रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखिए। अच्छा ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं ना क्या करता हूँ, एक बेंच पे ऐसे रख देता हूँ, एकदम ही ड्राई सा बेंच है, ठीक है। अब दूसरे बेंच पे सेम बॉडी रखा है, सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है, बट इसके ऊपर ऑयल डाल देता हूँ मैं पूरा, ठीक है। कौन सा मूव करना इजी रहेगा, ऑयल वाला बॉडी या फिर जो एक नॉर्मल सरफेस वाला बॉडी है, ऑयल वाला बॉडी। ऑयल वाला बॉडी जनरली मूव करना ज्यादा इजी रहेगा, क्यों? एक्सीलेंट। तो कहना चाहिए फ्रिक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इनर्शिया, ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इनर्शिया। बट फ्रिक्शन के बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा। फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, रोड पे फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा या आइस पे फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा? आइस पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? आइस पे कम रहेगा, पक्का। तो आइस पे कम रहेगा और रोड पे ज्यादा रहेगा। और मुझे बता, आइस पे चलना ज्यादा इजी होता है या रोड पे? क्यों? फ्रिक्शन तो ज्यादा है ना। तो मुझे बताओ कि फ्रिक्शन हमेशा ऐसा है कि ज्यादा रहेगा तो हमेशा यहाँ पे अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हमें लगता ही है, उसके लास्ट में चाहते देखिए। तो फ्रिक्शन को हम लोग को यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम लोग को फ्रिक्शन लगता ही है, उसके बिना बॉडी मूव ही नहीं कर सकते, आप रोड पे चल ही नहीं सकते अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो आइस पे आप टेक्निकली अगर आप देखोगे, अगर आप कभी आइस पे चले हो, ठीक है, ओके, तो आपने देखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप चलते हो आप फिसलने लगते हो, ठीक है, उसके लिए स्पेशल बूट्स आते हैं स्पाइक्स वाले, ठीक है, ओके, तो उसके बिना नहीं चलेगा। अच्छा ओके, और एक चीज हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया में और एक प्रॉपर्टी क्या सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसीडर दिस डोर, मुझे बताऊं कि अगर मैं देखो ये इनर्शिया, अगर मैं देखो अगर मैं ये डोर के बारे में बात करूं, ये जो होता है हैंडल, इसको हम लोग हिंजेस बोलते हैं, इसको हम लोग हिंज बोलते हैं, 1 2 3 हिंज है यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताना ये हिंज से ये हैंडल हमेशा दूर ही रहता है, क्यों? सबसे दूर रहेगा वो, जितना दूर पॉसिबल हो सके। ऐसे ऐसे क्यों? हैंडल थोड़ा सा पास होगा तो मुझे बताओ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम फोर्स लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई विल चैलेंज एनीवन, ठीक है, कोई भी यहां से खींच के मुझे डोर ओपन करके बता दो, ठीक है, कोई भी मुझे यहां से खींच के डोर ओपन करके बता दो, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अगर मैंने उधर हैंडल भी लगा दिया फिर भी आप नहीं कर पाओगे। मुझे बता, अभी डोर सेम है, सही है, डोर सेम है, मास सेम है, फ्रिक्शन सेम है, जो भी था सब कुछ सेम है, बट कहने से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग हो गया ना, सही है। तो जहां पे अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएगा तो इनर्शिया भी चेंज होगा। तो इनर्शिया में 4-5 चीजें होती है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है, मास होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसका ही पार्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस होते हैं तो बहुत सारी चीजें इनर्शिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली समझो कि फ्रिक्शन क्या है खुद, सॉरी इनर्शिया क्या है खुद। इनर्शिया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज हम लोग पहला चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके, आप चाहिए पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया। An object remains at rest and an object in motion remains in constant motion या फिर constant speed in a straight line unless acted upon by an unbalanced external force, ठीक है। ये वर्ड क्यों आया अनबैलेंस? अनबैलेंस क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम सिंपल से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान देना अभी आप, ठीक है, अभी आप ध्यान दो, ठीक है। एक ट्रक जा रहा है, ठीक है, बहुत हेवी ट्रक है, मुझे तो उसको रोकने के लिए आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बाहर से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो क्या वो ट्रक रुकने वाला है? हाँ, ठीक है। अभी आप ध्यान से सुनो, क्या वो ट्रक रुक जाएगा? हाँ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, मान के चलो, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं है या फिर ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, मान के चलो, ठीक है। एक ट्रक है, एक ट्रक है ऐसा कुछ, ठीक है, ये जा रहा है राइट हैंड साइड में, ठीक है। मुझे बताओ इसको रोकने के लिए बाहर से फ्रिक्शन वगैरह सब लगाना पड़ेगा या ब्रेक्स वगैरह लगाना पड़ेगी? अच्छा मुझे एक चीज बताना, ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से, मुझे तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फटाफट बता दो। एक्सेलरेशन का सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है?
एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही है ये चीज। अच्छा ओके, अगर कांस्टेंटली, अच्छा मैं एक्सेलरेशन आपका अभी तक काइनेटिक्स हुआ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज बताऊं तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी होता है, ठीक है। मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम वाले फैक्टर को भूल जाओ। अच्छा थोड़े टाइम के बाद भी ये जाके इसका स्पीड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है मान के चलो, यहाँ पे भी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। मुझे बताना फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका 50, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 50, टाइम कितना में रहने दो, मुझे बताओ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 0, सही है। 50 माइनस 50 कितना हो गया 0। फोर्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको रोकना रहेगा मुझे या फिर स्पीड बढ़ाना रहेगा, दोनों, ठीक है। अगर मुझे इसको स्टॉप करना है या स्पीड बढ़ाना है, दोनों केस में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, दोनों केस में कहने से ये v अलग होगा u से, क्या ये अच्छा मान के चलते इसको मैं रोक रहा हूं पूरा पूरा, ठीक है, ध्यान देगा। अच्छा मैं मान के चलते इसको मैं पूरा पूरा रोक रहा हूं, अगर इसको मैंने रोक दिया तो इसका स्पीड कितना हो गया, पूरा रुक गया, कितना हो जाएगा स्पीड 0 मीटर पर सेकंड, सही है ये चीज। अच्छा वो केस में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मुझे बता देना, v कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 0, इनिशियल कितना था 50 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हम लोग मान के चलते 2 सेकंड लगता है, टाइम का फैक्टर फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाद में देख लेते हैं वो चीज, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना का आ गया -25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है ये चीज, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन 0 आया या नॉन 0, बस मुझे इतना बता, मुझे वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, 0 आया या नॉन 0, नॉन 0। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, फोर्स एक्ट होगा या नहीं होगा, फोर्स का सबसे सिंपल फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में कितना था, ये केस में कितना था एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये केस में एक्सेलरेशन 0 है या नहीं है, तो क्या फोर्स 0 रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं। अच्छा अगर सपोज कि सेम ही ट्रक का मुझे यहाँ पे स्पीड बढ़ाना, ठीक है, सेम ट्रक का मुझे स्पीड बढ़ाना है, यहाँ पे 70 मीटर पर सेकंड लेके जाना है, सेम टाइम में 2 सेकंड से, ठीक है। आंसर में सिंपल थिंग, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फटाफट, इनिशियल फाइनली कितना था, इनिशियली कितना था, तो मुझे बताओ कि कितना आ जाएगा 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा वापस 2 सेकंड, कितना आने वाला है ये 20/2, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट केस में फोर्स कितना, सेकंड केस में फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना बता दो, थर्ड केस में फोर्स कितना पॉजिटिव, ठीक है, जो भी है तो क्या था पॉजिटिव। मुझे बताओ ये तीनों केसेस अगर आप कंसिडर करोगे, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, और वो दोनों केसेस में हम लोग बोलेंगे बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। तो मुझे बताओ बॉडी को कांस्टेंट स्पीड से, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से 50 की स्पीड से जा ही रहा है तो उसको नेट फोर्स कितना लगेगा, क्या आया था यहाँ पे फोर्स जी, सही है। तो मुझे बताओ कि अगर बॉडी पे फोर्स एक्टिव होगा, अभी इसको उल्टा समझते हैं, अगर बॉडी पे, अच्छा देखो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था उसके ऊपर फोर्स कितना हो गया जी, इसको उल्टा समझते हैं, अगर फोर्स 0 होगा तो बॉडी क्या होगा कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये वाला स्टेटमेंट, बट दोनों केस में फोर्स, ये सेकंड और थर्ड केस में फोर्स से, अभी पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट क्या। एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर सपोज कि ये रेस्ट पे रहता 0 मीटर पर सेकंड ही रहता तो फाइनली भी कितना रहेगा, अगर फोर्स एक्टिव नहीं रहे तो कितना रहेगा यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, सही है ये चीज, ओके ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। बॉडी एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, जैसे कि 50 था तो 50 ही रहेगा, एंड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस ये वर्ड क्यों आया अभी देखते हैं ध्यान से, ओके। मुझे बताओ ये 50 से जा रहा था, अब देखते हैं, मैं इसको पुश भी कर रहा हूं लेट अस से 20 न्यूटन से, ठीक है, मैं इसको आगे पुश भी कर रहा हूं 20 न्यूटन से, मतलब मैं एक्सेलरेटर भी दबा रहा हूं और ब्रेक भी दबा रहा हूं, ये 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं ट्रक में बैठ के एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ दबा देता हूं, दोनों सेम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मुझे बताओ अभी भी नेट फोर्स कितना हो गया बॉडी के ऊपर 0, एक्सेलेंट, नेट फोर्स अभी भी कितना बॉडी के ऊपर 0, एक्सेलेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव 20 लग गया तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे नेगेटिव 20, तो नेट फोर्स कितना हो गया बॉडी के ऊपर 0, नेट फोर्स 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन अभी भी कितना हो जाएगा, तो अगर पहले स्पीड 50 था तो बाद में भी जाके स्पीड कितना रहने वाला है 50। क्या ये फोर्सेस बैलेंस है या अनबैलेंस है, बैलेंस। मुझे बता बैलेंस फोर्सेस में क्या एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, तो मुझे बता एक्सेलरेशन एक्ट कराना है तो फोर्सेस बैलेंस चाहिए अनबैलेंस चाहिए, सिर्फ वहां पे बोला अनबैलेंस फोर्स, पता है ये लॉजिक क्लियर है, अभी आपको सो अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। फोर्स अ पुल और पुश व्हिच
changes or tends to change the state of rest or in motion or direction of motion in any object is called as an unbalanced flow. ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको बताता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये केस में सपोज कि यहाँ पे सेम ट्रक 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे एकदम 2-3 चीजें मैं आपको पूछता हूँ. ठीक है, फटाफट मुझे आंसर करते जाना. ठीक है, मैं इसको 10 न्यूटन आगे फोर्स देता हूँ, स्पीड इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं अभी मान के चलो, तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज. ठीक है, तो क्या यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है, हाँ स्पीड हो गया ना इंक्रीज. अच्छा ठीक है, अगर मैं 10 न्यूटन पीछे दे रहा हूं तो स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज. पक्का इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, तो कहने से ये 50 से 40 30 20 और फाइनली कितना आने के चांसेस है, कितना आने के चांसेस है, 0. सही है, क्या ये रेस्ट पे आ सकता है यहां से. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं सेम ट्रक लेता हूँ, ये जा ही नहीं रहा था, वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, 0 मीटर पर सेकंड. क्या यहाँ पे अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लिया, मुझे बताओ ट्रक कहां पे जाएगा, बट कहां पे जाएगा, राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, राइट में. सही है ये चीज. ठीक है, तो मुझे तो क्या फोर्स यहाँ पे, तो क्या इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, हाँ. पहले ये अगर आप देखोगे ये वाले केस में, ये वाला केस देखना जब 10 न्यूटन पीछे एक्ट हो रहा था. ठीक है, स्पीड था 50, स्पीड इंक्रीज होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज 50 40 30 20 और फाइनली कितना आ जाएगा, 0. क्या वो मोशन से रेस्ट पे आया है, हाँ. ये वाले केस में क्या हो जाएगा, क्या वो रेस्ट से मोशन पे चला गया, क्या दोनों डायरेक्शन में, क्या दोनों चेंजेस कर सकता है फोर्स, हाँ. सही है ये चीज. ठीक है, ओके ओके. विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज. ठीक है, चेंजेस तो हम लोगों ने समझ लिया, टेंड्स टू चेंज मतलब क्या, टेंड्स टू चेंज मतलब क्या. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ये वाले केस में अभी तक मैंने अज्यूम किया था फ्रिक्शन 0 है. ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं. मान लेते हैं ये ट्रक रोड के ऊपर खड़ा है, तो फ्रिक्शन एक्ट होगा या नहीं होगा, ट्रक के ऊपर फ्रिक्शन तो एक्ट होगा. ठीक है, मुझे तब आप ट्रक को धक्का दोगे तो ट्रक आगे जा सकता है क्या, आप ट्रक को अगर धक्का दोगे तो ट्रक आगे जा सकता है क्या, नहीं. ठीक है, एक ही आदमी, अगर आप कौन इतना शक्तिशाली है, कौन है ये, किसके पास अगर ट्रक पुल करने का अगर टैलेंट है तो कर लो. ठीक है, आपका लिखे, आपका गिनीज बुक में नाम भी आ जाएगा. ठीक है, लिखे मेरी बात लिखे. सो ओवर ही है. अच्छा ट्रक हम लोग मान के चलते बहुत ही हेवी ट्रक. अच्छा ट्रेन मान के चलो. ठीक है, कोई आप में से ट्रक को भी धक्का नहीं देगा, चलो मान के चलते. ठीक है, ओके, आप ट्रेन है मान के चलो. ठीक है, ट्रेन को आप धक्का दोगे तो आगे पीछे जाएगा क्या, नहीं जाएगा ऑब्वियसली. इवन तो जो रेल्स के बीच का फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, बट फिर भी आप ट्रेन को धक्का दोगे तो नहीं जाएगा वो आगे. अच्छा ओके, मुझे बताना ये वाले केस में, अभी ये सिनेरियो को ध्यान से देख सुनना, क्या ये वाले केस में आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो ट्रेन के ऊपर, हाँ. बट क्या मोशन चेंज हो रहा है, नहीं. एक आदमी धक्का दे रहे नहीं चेंज हो रहा है, 2 आदमी धक्का दे रहे नहीं चेंज हो रहे. अगर 100 लोग धक्का देंगे तो शायद से चेंज होने के चांसेस है. सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंड्स टू चेंज. इवन दो चेंज नहीं हो रहा है मोशन, बट क्या पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, यस. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स. ठीक है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग बाद में देखते हैं. और यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन पे भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा बाद में, थोड़ा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है. तो और डायरेक्शन ऑफ द मोशन. अच्छा मुझे एक चीज बताना, थर्ड केस देखते हैं. अच्छा ओके, फर्स्ट केस और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला डायग्राम देखना. ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ और अच्छे से कर देता हूँ. ठीक है, ये वाला डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था. मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, वापस मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ. फर्स्ट केस, ठीक है, केस 1 याद रखना, मैं 10 न्यूटन दे रहा हूँ, मुझे बताओ स्पीड इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज. ठीक है, स्पीड इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज. अच्छा ओके, 10 न्यूटन को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, दो चीजें हो रही है. तो यहाँ पे कहने से एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, डी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन. सही है ये चीज, वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है. ये दो कैसे समझ में, अब देखते हैं. मुझे बताओ ट्रक को अभी मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, मान लेते हैं कि ऊपर में 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, मान लेते क्रेन से मैंने बांध दिया और यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और मैं ट्रक को यहाँ पे खींच रहा हूँ. मुझे बताओ स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कुछ तो होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या क्या होगा. मान लेते ट्रक एकदम हल्का, या फिर एक मान लो कि जैसे कि ये है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टाइलस है मेरे हाथ पे ऐसे जा रहा था और मैं इसको ऐसे पुश करता हूँ ऊपर, ऐसे हाथ पे मेरे जा ही रहा है. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से जा ही रहा है मेरे हाथ पे, और मैं इसको नीचे से ऐसे पुश कर देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, रहेगा. अच्छा ये केस में मैं एक चीज बता सकता हूँ कि स्पीड इंक्रीज डिक्रीज का तो मुझे पता नहीं, पर कहने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा.
देखो ना यहाँ पे, जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस मान के चलो, मेरे हाथ पे स्टाइलस एक्स एक्सिस में जा रहा था, फिर ऐसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी कहां पे जा रहा है, वाई एक्सिस। तो कहना है इससे फोर्स क्या डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है मोशन का, हाँ, दो चीजें चेंज कर सकता है, एक तो स्पीड या फिर क्या सेकंड क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन। सही है ये चीज, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, उसके बाद देख लेते, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, तो हम लोग के पास इफेक्ट क्या क्या है फोर्सेस के, देख लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट अगर आप देखोगे सो क्या है, मे चेंज ओनली स्पीड। सेकंड क्या रहेगा, मे चेंज ओनली डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, जैसे ये सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, मे चेंज ओनली स्पीड, इसमें अगर आप थोड़ा सोच समझ के बताओगे बॉडी सिर्फ कितना एक्सेस में जाएगा, मुझे बताओ। ये वाला जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये वाले केस में यहाँ पे अगर 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा था 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये केस में डायरेक्शन चेंज हो रहा है या स्पीड चेंज हो रहा है, दोनों केसेस में। फर्स्ट केस में स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकंड केस में स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज, बट सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, स्पीड। बॉडी एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, बॉडी फिर कितने डायरेक्शन में या कितना एक्सिस में मोशन कर रहा है, ठीक है। सो ओवर हियर दिस इज पॉसिबल ओनली इन 1D मोशन, ठीक है। 1D मोशन में मतलब अगर आप देखोगे बॉडी एक्स में जा रहा था और एक्स में फोर्सेस अगर एक्ट हो रहे हैं तो ये 1D मोशन हो गया। अच्छा, ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है, थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे जनरली ओनली इसमें सर्कुलर या टाइप ऑफ सर्कुलर, ठीक है, थोड़ी सर्कुलर लिख देता हूं मैं, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है दोनों चेंज कर दे, ठीक है। मे चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन, सही है, दोनों चेंज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, फोर्थ केस मुझे बताना, मे चेंज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, ये हम लोग ये चैप्टर में नहीं कंसिडर करने वाले, ठीक है, नॉट इन दिस चैप्टर, ये इलास्टिसिटी का पार्ट है, बराबर है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मोशन हमेशा चेंज करेगा ही यहाँ पे स्पीड या डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखे चलते, ठीक है, एवरीवन लिखे ना। अगर मैंने यहाँ पे ये अगर पाउच देख लिया, ठीक है, एकदम सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये पाउच देख लिया, इसके ऊपर मैं अगर ऐसे फोर्स लगा तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे फोर्स लगा तो यहाँ पे जा रहा है, ऐसे फोर्स लगा तो डायरेक्शन चेंज हो, यहाँ पे देख लो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर मैं ऐसे फोर्सेस लगा दूं, क्या चेंज हो गया, शेप चेंज होने के भी चांसेस है। बट ये पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट ये पूरे मैकेनिक्स में जब तक रोटेशनल मोशन नहीं हो जाता हम लोग अज्यूम करेंगे कि शेप यहाँ पे चेंज, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट ट्रू। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे हर एक चीज का शेप चेंज होता है। इवन इफ यू कंसिडर स्टील, स्टील का भी शेप थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें कंसिडर करके ही आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग वही हिसाब से होगा कि स्टील भी एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर थोड़ा सोच समझ के बताओ, ठंडी में स्टील कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपांड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, और गर्मी में स्टील क्या हो जाएगा, एक्सपांड। बट सीमेंट उतना कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड नहीं होता, इसलिए तो 30 दिस टेक्स प्लेस ओवर अ वेरी लास्ट टाइम। इससे तो 30-40 इयर्स के बाद क्या हो जाता है, आपको बिल्डिंग वापस रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि ये स्टील कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते जाता है। उसकी वजह से स्टील और जो सीमेंट होता है उसमें धीरे धीरे गैप बनते जाते हैं, बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ऐसा नहीं कि एकदम फटाफट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो अगर आप मतलब अच्छे बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है, अच्छे कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग में, तो आपको ये दिस टेक्स प्लेस ओवर अ लार्ज टाइम, मतलब 30 इयर्स बियॉन्ड, ठीक है। बट अगर आपने ऐसे कोई बिल्डिंग में घर में ले जहां पे स्टील का क्वालिटी अच्छा नहीं है, सीमेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है, दोनों का लगता है, तो आपका ये जनरली एक्सपांड हो गए, वहां पे ब्रेक होने, तो ब्रेक होने के चांसेस है ना सीमेंट, ठीक है, तो ब्रेक होने के भी चांसेस है, जिसकी वजह से बिल्डिंग नीचे गिर सकता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स वगैरह होता है, बट वो सब चीजें हम लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो अभी के लिए हम लोग क्या कंसिडर करके चलेंगे, ये याद रखना, पूरे चैप्टर में शेप ऑफ द बॉडी चेंज हो रहा है क्या, शेप और साइज सेम ही, ठीक है। कपड़ा में से फटाफट ये ड्रॉ मत करना, ओके, ध्यान देते हैं। सो अभी हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, अब यहाँ पे देख लेंगे, एग्री कर रखिए ना। सो कंसिडर दिस थिंग, ठीक है। सो अब यहाँ पे फोर्स की वजह से 3-4 चीजें चेंज हो सकती है, तो उसके हिसाब से हम लोग इनर्शिया डिफाइन करेंगे, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, इजी भी है यहाँ पे। इसके बाद कौन सा लेक्चर है, ओके, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सो हो गया ना पता सबका, ही हो गया, फटाफट लिखो, बात मत करना, ओके। सब यहाँ पे देख लेते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको डिफाइन किया। इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट कंटिन्यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट
और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस दैट स्टेट इज चेंज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या, बेसिकली अगर एक बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो वो रेस्ट पे रहने वाला, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस क्या नहीं एक्ट हो जाए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इनर्शिया अगर आप देखोगे कितने तरीके के इनर्शिया होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जैसे नाम में ही है। ठीक है, एक सेकंड ना, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, एक एक के आगे आप एक एक बाद में डायग्राम ड्रॉ करते जाओगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब ये बॉडी है, बॉडी को मैंने ऐसे रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। सही है ये चीज, ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लो, सही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। सो ओवर हियर, ओके, ओके, ये लॉजिक क्लियर है। सेकंड विल बी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब मुझे बताना कि अगर यहाँ पे एक बॉडी है, सेकंड केस में ऐसे कुछ है, राइट में जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते हैं 0 नहीं, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फोर्स अभी भी 0 है, इनर्शिया के लिए हम लोग अज्यूम करके चलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे 0 है फिलहाल के लिए, फोर्स 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना होने वाला है यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा, सही है। क्या वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी, व्हेनेवर आई यूज द वर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी में दो टर्म्स आते हैं, क्या क्या, एक स्पीड और दूसरा क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा, तो कहना है से द डायरेक्शन विल आल्सो रिमेन सेम। ठीक है, सो इफ आई कंसीडर द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सिंपल सा आपका डायग्राम आ जाएगा। ये वाला एक बॉडी है, ठीक है, इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर अगर ये राइट में जा रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे बताना यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स 0 है, तो इसका y में वेलोसिटी कितना रहेगा, y में, x में अगर 10 था, y में कितना रहेगा यहाँ पे 0। सही है, मुझे तो फोर्स से लग रहा है तो y में भी वेलोसिटी कितना रहेगा, थोड़े टाइम के बाद भी कितना रहेगा 0। और अगर आप देखोगे z में भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो मुझे बताओ कि अगर आप टोटल एक्सेस देखोगे तो कितना एक्सेस में मोशन है, 3। स्टार्टिंग में हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग सेकंड और थर्ड भी देख लेंगे। ठीक है, पक्का, फटाफट ये लिख लेना, डायग्राम में ड्रॉ कर लेना, ये सपाटी कुछ है नहीं इसमें। आप पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान देना अब यहाँ पे। ठीक है, सो दुनिया में फोर्सेस कितने तरीके के हैं एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दिस फोर्सेस, वी आर गोइंग टू चेक। ठीक है, हो गया ये पक्का सबका ही। ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे, नो वन विल टॉक, एवरीवन लुक हियर। ठीक है, सो दुनिया में फोर्सेस कितने तरीके हैं एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दिस फोर्सेस, वो हम लोग को चेक करना है अभी। ठीक है, एंड हाउ डू वी चेक दिस टाइप ऑफ फोर्सेस एंड हाउ डू वी कैलकुलेट देयर वैल्यूज। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर। ठीक है, ध्यान देते हैं, लुक, ये बचा सबका ही। सबसे पहली चीज ये हो गया ना तुक्का, बाकी है लिख लेना फटाफट, फटाफट लिख लो। ओके, ठीक, so let us check the types of forces। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, no one will talk, everyone will look here। ठीक है, यहाँ पे so what are, जल्दी लिखो, बाकी है ना, बात मत करना। ठीक है, लिखिए। ठीक है, so what are the types of forces, तो जो forces होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वो अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट रहेगा मेरा, ठीक है, फर्स्ट मेरा रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में 4 या 3 ही तरीके के फोर्स होते हैं। अब देखना, ये फोर्सेस बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे सबसे पहला फोर्स जो वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ था, दैट इज नॉट डिस्कवर हुआ था बट टेक्निकली इसको नेमिंग वगैरह दिया था, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स खुद क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स खुद क्या होता है, कितना हो जाएगा, मतलब क्या होता क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक दूसरे जो भी बॉडी का मास रहेगा वो एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, वो वाले फोर्स को हम लोग कौन से फोर्सेस में क्लासिफाई करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे तो, ये एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है क्या, नहीं, कैसे जाता है अर्थ, सर्कल अराउंड, इट परफॉर्म्स अ रेवोल्यूशन अराउंड क्या
सन। अच्छा मुझे बताओ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब ऐसे कुछ सर्कल में रहेगा, टेक्निकली सर्कल नहीं, एलिप्टिकल ट्रेस करते हैं थोड़ा बहुत, बट अगर आप देखोगे सर्कल का सर्कल ही मान के चलते हैं, ठीक है। मुझे बताना अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी जाता है ऐसे मान के चलते हैं, वैसे कांस्टेंट स्पीड से भी नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है, बट अभी के लिए मान के चलो कि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और सर्कल ट्रेस कर रहा है, ठीक है, सर्कल ट्रेस कर रहा है। मुझे बताना कांस्टेंट स्पीड से तो जा रहा है, बट क्या डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है? हाँ, डायरेक्शन तो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मुझे तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फोर्स एक्ट होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। फोर्सेस दो ही चीजें चेंज कर सकती है, एक तो वेलोसिटी चेंज कर सकती है, दैट इज स्पीड चेंज कर सकती है, या फिर क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे? डायरेक्शन। सही है ये चीज, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हाँ। तो क्या फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ। और फोर्स, वही फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि अगर आप मून भी पकड़ लो, मून भी अगर आप देखोगे अर्थ के आसपास घूम रहा है ना, सर्कल ट्रेस कर रहा है या फिर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है सर्कल, तो फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ये वाले फोर्सेस को हम लोग कौन से फोर्सेस बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने डिस्कवर किया था, न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन टू पुट इट न्यूमेरिकली, ठीक है। न्यूटन वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उन्होंने न्यूमेरिकली पुट किया था, ठीक है। सो ओवर हियर ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का फोर्स है जिसमें कोई भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मुझे बताना फॉर एकदम सिंपल सा एकदम चीज पूछता हूं मैं, ठीक है, कोई भी दो मास अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स मास। अच्छा मुझे बताओ, तो अगर आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, आपकी साइड में भी कोई तो बैठा है, तो आप दोनों का कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, तो क्या आप एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो? ग्रेविटेशनली आप एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो या नहीं हो? एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? बस मुझे इतना बता दो। हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। बट अगर आप देखोगे क्या आप मूव करोगे? अभी के लिए नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मूव करोगे एक दूसरे की वजह से? नहीं करोगे, क्योंकि आपका मास बहुत ही छोटा है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्चुअली एक्ट होने के लिए, आपके सिग्निफिकेंट अमाउंट में एक्ट होने के लिए आपके मासेस बहुत बड़े होने चाहिए, तो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होंगे। ये चैप्टर आप पूरा डिटेल में स्टडी करोगे 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आप ये ग्रेविटेशन चैप्टर स्टडी करोगे, दोनों में बहुत सारे फॉर्मूले में सिमिलैरिटीज वगैरह है, ठीक है, आप देखोगे आगे जाके, ठीक है। सेकंड तरीके का फोर्स, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया? अच्छा ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड तरीके का फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर एंड उसके बाद मैग्नेटिज्म ये भी, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट, फिलहाल के लिए अगर आपको फॉर्मूला वगैरह में मत जाना। ग्रेविटेशन फोर्स का बाय द वे फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपको शायद से थोड़े लोगों को पता रहेगा, क्या होता है? G इंटू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये G तो भूल जाओ, ठीक है, ये चीजों के ऊपर ध्यान देना। m1 क्या हो जाएगा? दोनों के मास, m1 इंटू दोनों के मासेस, और r क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस। G कांस्टेंट होता है, वो अभी फिलहाल के लिए भूल जा रहा हूं, उसका वैल्यू वगैरह क्या होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम होता है, ठीक है, अभी देखना ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे सेम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी F का फॉर्मूला आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये वाले पार्ट को भूल जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह क्या है, ये वाले पार्ट को भूल जाओ। कहने से दोनों का प्रोपोर्शनलिटी सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। अब देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। सो अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि मुझे बताओ अगर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, डायरेक्टली ये इनवर्स है, इनवर्स मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा f का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है, ध्यान से सुनना। r का वैल्यू इंक्रीज हो गया, f का वैल्यू डिक्रीज, लास्ट वन से नीचे, ठीक है। r का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो f का वैल्यू क्या होता जाएगा? डिक्रीज। अगर मैं उल्टा समझता हूं, r का वैल्यू अगर डिक्रीज होते जाएगा तो f का वैल्यू क्या होता जाएगा? इंक्रीज। अच्छा ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, ठीक है, ध्यान से देख लेना। हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में सोचते हैं ये चीजों को, ठीक है, ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग है। अच्छा मुझे बताना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसे ही है कुछ तो, ठीक है। ओके, मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे एटम्स है या नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे, कुछ भी कंपाउंड्स भी रह सकते हैं, बट एटम्स है या नहीं है बस मुझे इतना बता दो फिलहाल के लिए, है, ठीक है। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स वगैरह बनेंगे, वो कंबाइन होकर पूरा आपका ये स्ट्रक्चर वगैरह बनता है, बट फिलहाल के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी के हम लोग एकदम सिंपल रखते हैं चीजों को। मेरे हाथ के ऊपर एटम है, ठीक है, अगर हाथ के ऊपर एटम है, मान के चलते कि ये, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन, सही है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, कौन सा एटम हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ आई डू दिस, ठीक है, इफ आई डू दिस, ठीक है, ध्यान से देखो, क्या बोर्ड के ऊपर भी एटम्स है? हाँ सही है,
अभी देखना ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग है ये चीज। बोर्ड के ऊपर भी एटम है, वो भी हाइड्रोजन मान को कुछ भी ले लो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए मैं सिंपल रखता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये दोनों एटम्स एकदम ही पास आ गए और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर ये एटम्स आके एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आर कितना हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। आर का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो, ये इंटरेस्टिंग है। एवरीवन देखिए, लुक एट द फॉर्मूला, आर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 0, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 0 नहीं होगा, इंफिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है। एवरीवन देखिए, लास्ट में यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो। सो अगर आर का वैल्यू 0 होगा तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे इंफिनिटी। अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, रिपल्सिव। मतलब क्या होना चाहिए मुझे बताओ, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट भी जाने दो, अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा फोर्स एक्ट होना चाहिए, वो भी कौन सा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव। मतलब अगर मैं ये बोर्ड को टच करने जाऊं तो एकदम बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हो जाना चाहिए और मेरा हाथ एकदम दूर जाना चाहिए, पर इससे भी होता है क्या। आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को ले लो, जैसे कि आप बेंच को टच करो, दीवार को टच करो, कोई भी चीज, इतना ज्यादा फोर्स एक्ट होगा कि आपका हाथ एकदम ही दूर जा रहा है, नहीं। अगर मुझे बताओ तो फोर्स इंफिनिटी पॉसिबल है क्या, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे क्या फोर्स यहाँ पे इंफिनिटी पॉसिबल है, नहीं, नहीं है पॉसिबल। अगर एफ इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है, एफ इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है, तो क्या आर 0 पॉसिबल है, नहीं, आर भी 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आर 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टच कर सकते हैं क्या, मतलब अपने लाइफ में कोई भी चीज को कभी टच किया ही नहीं है, ठीक है। आपने लाइफ में कभी भी कोई चीजों को टच किया ही नहीं है, क्योंकि आर तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा लाइफ का रियलिटी है, ठीक है, ओके। तो आपने लाइफ में कहीं भी कोई चीज को टच, ठीक है। तो मुझे बताओ आपने लाइफ में कभी भी कोई चीज को टच किया ही नहीं है, तो ये जो फीलिंग आता है, ये जो फील ऑफ या फिर सेंस ऑफ टच आता है, ठीक है, ये जो सेंस आता है या फिर फील आता है, ये जो सेंस ऑफ टच होता है, ये होता क्या है फिर, अगर आपका ये नहीं, अगर टच नहीं हो रहा तो ये क्या है, यस, एक्सीलेंट। आप एक्चुअली अगर आप सिर्फ यहाँ पे कहने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो रिपल्शन होगा ना, आपने लाइफ में सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस को आप सेंस करते हो, ठीक है। ये जो होता है ये सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस है, ठीक है। ये जो एक सेकंड, ठीक है, ये जो हो जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दिस इज नॉट द एग्जैक्ट, ठीक है, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फोर्स दैट यू आर फीलिंग ड्यू टू टच, ठीक है। तो जो आपका टच वाला फीलिंग होता है दैट इज जस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है, देखिए, ठीक है, तो अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये ध्यान देना, ओके। तो मुझे बताना, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होता है, वो कैसे अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, उस चीज में हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो बेसिकली यहाँ पे, इफ यू कंसिडर बेसिकली यहाँ पे, एक मिनट, ओके, अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे इट विल बी डिवाइडेड इनटू द कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो फोर्सेस होंगे, ठीक है, व्हिच विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग और फ्रिक्शन, ठीक है। ये हम लोग को स्टडी करना है, इतनी फोर्सेस हम लोग बाहर करेंगे, ओके। अब डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। नॉर्मल के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन उसका ही है। टेंशन मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग से अटैच रहेगा, और स्प्रिंग मतलब जैसे आपको पता है स्प्रिंग फोर्सेस कौन से और फ्रिक्शन फोर्सेस कौन से रहेंगे, ठीक है, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपके जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गए या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस हो गए। कभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब समझ गए, दो बॉडीज एक्चुअली टच नहीं कर रहे बट बहुत ही पास है। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने दो मैग्नेट ले लिए, वो दोनों डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट अगर मैं थोड़ा सा पास, यहाँ पे देख लो फोटो, तो अगर मैं दो मैग्नेट लेके आता और एकदम ही पास लेके आता, क्या एक दूसरे को चिपक जाएंगे, हाँ। क्या वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं, बट फिर भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना, तो हो जाएगा मेरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये पूरा आप डिटेल में स्टडी करने वाले हो अगेन इन 12, ठीक है। अभी के लिए हम लोग बस इतने फोर्सेस स्टडी करेंगे, ये फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड तरीके का फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, या आपका 12th का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। 12th का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाता है और एक दूसरा यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। अब ये है वगैरह क्या फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th के एंड में हम लोग एकदम लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स करके होगा, उसमें हम लोग ये चीजें स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ हम लोग ये 3, 4 और एक आपका
ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इतने ही हम लोग पास स्टडी करेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम लोग डिटेल में बाद में स्टडी करने वाले हैं, पक्का, ठीक है। फटाफट ये टेबल बना लेना, ठीक है, ये डायग्राम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, ओके, ध्यान देना, हम लोग एकदम स्लो, एकदम आराम से चीजें यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन वन मिनट टॉक, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, ठीक है, ओके। इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी रेस्ट पे है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा मीनिंग बता दो। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना रहेगा? 0। मतलब मुझे बताओ नेट फोर्स एक्स में कितना हो जाना चाहिए? 0। नेट फोर्स वाई में कितना रहना चाहिए? 0। और नेट फोर्स जेड में भी कितना रहना चाहिए? 0। अच्छा, बॉडी हर एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रही है जरूरी नहीं है, ठीक है। मे बी बॉडी एक्स में जा रहा है, सिर्फ एक्स में जा रहा है, तो वाई और जेड में फोर्सेस कितने हो जाएंगे? 0, ठीक है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम हो गया पक्का, सबको लिख के ही, ठीक है, डन, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इक्विलिब्रियम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फोर्स, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फोर्स, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फोर्सेस, ठीक है, ध्यान देकर। नॉर्मल फोर्स मतलब क्या? अगर दो बॉडीज या दो सरफेसेस डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट एक चीज समझ रहे यहाँ पे। अब ये सबके सब फोर्सेस इसके अंदर लाई करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट है? पहले तो मुझे यही बता दो, कांटेक्ट है या नॉन कांटेक्ट? नॉन कांटेक्ट है। अर्थ और सन डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? नहीं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव है। हाँ, तो जो कांटेक्ट फोर्सेस होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, ठीक है, फिलहाल के लिए। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग भी है, बट फिलहाल के इतना समझ के चलो, कांटेक्ट फोर्सेस सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ही आएंगे, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला फोर्स हम देखने वाले हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अभी देखते हैं नॉर्मल फोर्स क्या है, नीचे रख देना, एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है। नॉर्मल फोर्सेस के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, अभी देखना ध्यान से। नॉर्मल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, और ये नॉर्मल फोर्स क्यों एक्ट हो रहा है पहले तो वही समझते हैं, फिर हम लोग डिटेल में जाते हैं, ठीक है। मेरे को एक बॉडी के ऊपर, अगर बॉडी अर्थ के ऊपर और ये सबके सब सिनेरियोस में हम लोग दो तीन चीजें अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, ओके। वो एजम्पशंस में बाद में आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। वो एजम्पशंस क्या क्या है? सबसे पहले बॉडी क्या है, यहाँ पे बॉडी का शेप और साइज चेंज, शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा। तो मुझे बताओ ये वाली बॉडीज को हम लोग बोलते क्या? बाबू आपको पता ही है क्या बोलते हैं, जो बॉडी का कभी भी शेप और साइज चेंज होते हैं, अगर आप बाहर से फोर्स भी लगाओ तो वाली बॉडीज को बोलते क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडीज, सुना ही है ना, ठीक है। रिजिड बॉडी के अंदर समझ के चलो कि शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे समझ के चलो, ठीक है। रिजिड बॉडी से तो यहाँ पे शेप और साइज चेंज हो रहा, तो कोई भी शेप चेंज, कोई भी शेप ड्रॉ करो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जनरली नहीं। तो जनरली वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉडी या फिर एक स्क्वायर में बॉडी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। सर्कुलर भी करेंगे बट थोड़ा सा बाद में, ठीक है। फिलहाल भी हम लोग मान के चलते कि बॉडी क्या है यहाँ पे रिजिड, ठीक है, ये हम लोग को अज्यूम करके ही चलना है, ठीक है। मुझे बताओ क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मुझे पता है, फोर्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? F = क्या आ जाएगा? N, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक फोर्स हमेशा एक्ट होता है ये बॉडी के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट होता है? ऊपर एक्ट होता है या नीचे एक्ट होता है? नीचे, ठीक है। अगर ये बॉडी को मैं ऊपर फेंकूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। ये बॉडी को नीचे फेंकूं फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। बॉडी को मैं हाथ में रखता हूं फिर भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ, कैसे पता चल रहा है एक्ट हो रहा है? अगर मैंने हाथ हटा दिया तो ये बॉडी कहाँ पे चला जाएगा? नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक कंडीशन में कहाँ पे एक्ट होगा? सीधा सीधा कहाँ पे? नीचे। नीचे के डायरेक्शन को जनरली अभी के लिए हम लोग नेगेटिव रखेंगे, ऊपर के डायरेक्शन को क्या? पॉजिटिव। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नहीं। फिलहाल के लिए इतना मान के चलो, काइनेमेटिक्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए इतना मान के चलो। अच्छा, एक बॉडी अगर मैं लेता हूं क्या इसका मास है? m, हाँ सही है, ओके। अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, एक फोर्स हमेशा एक्ट होगा ही बॉडी के ऊपर, जो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड द बॉडी इज इन स्पेस। स्पेस में रहेगा तो mg एक्ट होगा क्या यहाँ पे? ठीक है, पर फिलहाल तो हम लोग ये सब assumptions नहीं करेंगे, हम लोग अज्यूम करके चलेंगे
दो तीन एजम्पशंस है, एजम्पशंस भी आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो एजम्पशंस मेरे क्या क्या है, ठीक है, एजम्पशंस मेरे क्या क्या है। सबसे पहले बॉडी क्या है, सबसे पहली चीज बॉडी क्या है, रीजन। सेकंड एजम्पशन क्या है, बॉडी अर्थ पे है। अच्छा अर्थ पे होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट होगा, 9.8, बट पूरे चैप्टर में हम लोग 10 लेके चलेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और कोई रीजन नहीं। 9.8 विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अनलेस एकदम ही स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में कि 9.8 ही लो, तब तक हम लोग क्या लेके सॉल्व करेंगे, 10, ठीक है। आंसर्स अगर एकदम क्लोज बाय है तो हम लोग को 9.8 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए हम पूरे चैप्टर में क्या अज्यूम करके चलेंगे, कितना है, 10। अच्छा ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ओके ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे मुझे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर एक्ट हो रहा है, नीचे एक्ट हो रहा है, फटाफट बता दो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, ठीक है। मुझे बताना कि अगर एक ऐसे अज्यूम करके चलना एक mg नीचे एक्ट हो रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मुझे बताना एकदम सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं बॉडी जैसे कि अगर ये भी अगर मैं देख लूंगा, ये सेलफोन मैंने टेबल के ऊपर रखा, ठीक है, क्या mg इसके ऊपर नीचे एक्ट हो रहा है, हाँ ठीक है, बट फिर भी सेलफोन कहीं पे मूव हो रहा है क्या, तो मुझे बताओ बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बॉडी मूव हो रहा है क्या फिलहाल के लिए, नहीं। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कौन से इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, सही है ये चीज। अच्छा ओके, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, टोटल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, 0। फिलहाल के लिए ये वाला एक्सिस आप y एक्सिस मान के चलना, ये वाला एक्सिस x मान के चलना, x में तो वैसे भी कोई फोर्सेस एक्ट नहीं हो रहे, मुझे तो अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स y में भी कितना हो जाना चाहिए, ये ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स y में भी 0 होना चाहिए। अच्छा फिलहाल के लिए एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, और वो फोर्स कितना है अभी फिलहाल के लिए, mg है ना, सही है। मुझे बताओ क्या इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स एक्ट होना चाहिए, कहां पे, कहां पे एक्ट होना चाहिए, सही है। तो ये वाला जो फोर्स इसको जो बैलेंस आउट करता है, ये वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सही है ये चीज, सिंपल सा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मतलब क्या रहेगा, वो हमेशा सरफेस को सबसे पहले चीज, सरफेस कौन सा एक्सिस में, ये सरफेस देखना ना, सरफेस कौन सा एक्सिस में है, एक्स, टेक्निकली वो प्लेन में है xz, बट xz को अभी के लिए थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, सही है ये चीज, ठीक है ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कहने से ये सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सरफेस में फोर्सेस कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, mg नीचे, नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, ऊपर। तो इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ अ नॉर्मल फोर्स क्या रहेगा, यहाँ पे बॉडी शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर ये ब्लॉक को जैसे कि अगर ये मोबाइल फोन को मैं ऊपर लेके जाऊं, क्या डायरेक्ट कांटेक्ट बन रहा है, नहीं बनता, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहली चीज यहाँ पे बॉडी शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है ओके। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो तो मैंने पहले दिया भी था। थर्ड अगर आप देखोगे, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब सपोज कि यहाँ पे सरफेस सपोज कैसे इंक्लाइंड है, उसको हमेशा ये फोर्सेस क्या रहने चाहिए, परपेंडिकुलर, पक्का। फिलहाल के लिए लिख लेना, फटाफट मैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे सम्स कैसे आएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये लिख लो फटाफट, डायग्राम राइट में ड्रॉ कर लेना एंड राइट डाउन द वर्ड्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो लेफ्ट में लिखना, ठीक है। डायग्राम राइट में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आपकी वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं ना, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको मेरे लेक्चर में क्वेश्चंस लिखने नहीं रहेंगे। अच्छा एक चीज समझो, नॉर्मल फोर्सेस जो होंगे, अच्छा मोस्ट ऑफ द पार्ट ये जो चैप्टर में रहेगा दैट इज डायग्राम बेस्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको डायग्राम से ही सॉल्व करनी है, ठीक है। तो राइट में आप डायग्राम निकालोगे, लेफ्ट में आप सोल्यूशन लिखोगे इन चीजों का, ठीक है, ध्यान देना आप, ठीक है। सो दो तीन चीजें, दो बॉडी जब भी कांटेक्ट में आएंगे उनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, वो जो नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बस ये दो चीजों से आप नॉर्मल निकाल सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ बाकी के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा ओके, सबका हो गया तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड सम्स कर लेते हैं। ओके ध्यान देते हैं अब यहाँ पे इजी सा, हम लोग न्यूमेरिकली अभी तक कुछ नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग को सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस एक्ट होने और करने, और जितने जहां जहां पे फोर्सेस एक्ट होंगे वहां पे ये चीजें एक्ट होंगी, ठीक है। अच्छा अगर हो गया सबका ही तो देख लेते हैं, पक्का ओके।
पेन नीचे रख देना, यहाँ पे ओके एवरीवन लिखिए ना। सो नेक्स्ट पार्ट में वी हैव टू जस्ट मार्क द नॉर्मल फोर्सेस नॉट ऑफ, एवरीवन लिखिए। नेक्स्ट पार्ट में वी हैव टू जस्ट मार्क द नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। सो नॉट ऑफ ना, एवरीवन लिखिए, ठीक। फर्स्ट ड्रॉ द नॉर्मल फोर्सेस फॉर द फॉलोइंग डायग्राम्स, ठीक है ध्यान देना। इतने अगर आप ये वाला पार्ट नहीं समझोगे तो अगला वाला पार्ट आपको नहीं ड्रॉ करने आ जाएगा, ठीक है ध्यान देते हैं, एवरीवन लिखिए, ठीक है नीचे बोलते हैं एवरीवन लिखिए। फर्स्ट वाले केस में, ठीक है मैं बस फर्स्ट का यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद ड्रॉ करोगे, मुझे बताओगे, ठीक है चाहिए तो पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, फाइनली अच्छा फर्स्ट केस में मुझे बताओ ए है, पहले तो समझो कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो कितनी चीजों के साथ वो कॉन्टैक्ट में, एक तो बी के साथ कॉन्टैक्ट में, सही है, और किसके साथ ग्राउंड कॉन्टैक्ट में, ग्राउंड, सही है, तो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो बी के साथ और एक ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये भी फटाफट मुझे बताएगा, एक फोर्स हमेशा एक्ट होगा ही, कहां पे एक्ट होगा वो, नीचे, कौन सा है वो, एम जी, कौन सा एम ए इंटू जी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस मार्क करने बोला, उन्होंने हर एक फोर्स मार्क कर लेता है, ओके एवरीवन देखो लास्ट में क्या पे देख लेंगे, ठीक है यहाँ पे एक पहला फोर्स आ गया। अच्छा क्या ग्राउंड के साथ सीधा सीधा कॉन्टैक्ट में है, हाँ, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्सेस एक आप मेक में ब्लू से मार्क करता हूँ और बी पे जो फोर्सेस है उसको मैं किसी और से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ग्राउंड ऐसे है तो नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट हो, बी को भूल जाओ अभी के लिए, ग्राउंड के वजह से इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट होगा, सो समझ के बताओ, ऊपर, सही है, ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, लेट दिस बी द नॉर्मल फोर्स N1, सही है ये चीज, सही। अच्छा और एक चीज के साथ कॉन्टैक्ट में, किसके साथ कॉन्टैक्ट में, बी। अच्छा ये देखिए सरफेस ऐसे है ना, सही, तो नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट होगा, सो समझ के बताओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सा एक्सिस में एक्ट होगा, इसके साथ ऐसे कॉन्टैक्ट लेना तो नॉर्मल फोर्स कहने से दूर एक्ट होगा, N2, सही है ये चीज, ओके। इसके ऊपर ये फोर्स का एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, N2, सही, हाँ बोलो बोलो पक्का, ओके। अच्छा अगर ये समझ में आए तो बी पे मुझे फटाफट फोर्सेस आ जाओ, जिसको मैं चलो मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ, फटाफट बी पे फोर्सेस बता जाओ, क्या क्या रहेगा, क्या रहेगा, एमजी, एमजी कहां पर रहेगा, नीचे, कौन सा एमजी है, एमबीजी, एमजी, और कौन सा फोर्स है, कहने से ये ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में, तो कहने से कहां पे फोर्सेस एक्ट होंगे, ऊपर, ठीक है इसको मैं M3 मार्क कर लेता हूं, सही है ये चीज, ओके। क्या ए के साथ भी कांटेक्ट में, हाँ, तो उसके वजह से नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट होगा, कहां पे, राइट में, सही है, ये N2 ही होगा, ए बी के ऊपर जितना फोर्स डालता है उतना ही बी ए के ऊपर फोर्स डालता है, तो ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे सेम होने वाले हैं, ओके ये क्लियर है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं सेकेंड केस में, मुझे बताओ कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, सोच समझ के बताना, एवरीवन लिखिए ना। सेकेंड केस में, सेकेंड केस यहाँ पे ड्रॉ किया, फटाफट मुझे बता दो ए के ऊपर कौन से फोर्स है, वेज के ऊपर में निकालते हैं, हम लोग ब्लॉक के ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे फटाफट बता दो, सीधा सीधा तो पहले एमजी का, इसका मैं M1 मान के चलता हूँ, और ये वाले मास को मैं वेज के मास को M2 मान के चलता हूँ, ठीक है, वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बताओ कौन सा फोर्स सीधा सीधा एक्ट होगा, एनर्जी कहां पे, नीचे। अच्छा और एक फोर्स एक्ट होगा कौन सा, नॉर्मल, फ्रिक्शन नहीं है अभी मान के चलो, फ्रिक्शन नहीं है मान के चलते। अच्छा मुझे बताओ एक और एक फोर्स होगा नॉर्मल, नॉर्मल कहां पे एक्ट होगा, सीधा सीधा ऊपर, सरफेस ऐसे है ना, तो सरफेस का परपेंडिकुलर और दूर एक्ट होगा, तो कहने से ऐसे एक्ट होने वाला है, हाँ या ना, ये समझ में आ गया, इसको मैं N1 मार्क कर लेता हूं। अच्छा पूछो पूछो पूछो, डाउट है कहां पे, अच्छा ये वाले डायरेक्शन में बात कर रहे हो, अच्छा ये वाले डायरेक्शन में यहाँ पे कोई तो एक सरफेस रहना चाहिए ना, यहाँ पे तो सरफेस नहीं, जहाँ पे सरफेस रहेगा वहां पे ही नॉर्मल फोर्सेस एक्ट होंगे, ठीक है, ओके यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओके एवरीवन लिखिए ना। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है ध्यान देना यहाँ पे, ओके। मुझे बताओ वेज पे इंटरेस्टिंग है, वेज का मास में M2 मान के चलता हूँ, वेज पे फटाफट मुझे फोर्सेस बता जाओ, कौन सा एक्टिव है, M2G, सीधा सीधा कहां पे, नीचे, कहना इससे ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में ना, अच्छा ब्लॉक के साथ ये वाले प्लेस पे कांटेक्ट में, सो कहना इसे सेम N1 जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सेम N1 कहां पे एक्ट होगा, नीचे, सही है ये, अब दूर भी मार्क कर सकते कुछ मतलब नहीं उससे। अच्छा और किसके साथ कांटेक्ट में, एक तो वेज ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में, और किसके साथ कांटेक्ट में, ग्राउंड, जैसे ग्राउंड के साथ सीधा सीधा कांटेक्ट में, तो मुझे तो ग्राउंड यहाँ पे है, नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट होगा, सीधा कहां पे एक्ट, ये सरफेस ऐसे है ना, उसको परपेंडिकुलर और दूर, तो कहां पे एक्ट होगा, ऊपर,
नॉर्मल फोर्स को मैं कोई और लिख देता हूँ N2, मुझे नहीं पता N2 का वैल्यू क्या है, ये से वैल्यू वगैरह कैसे लिखेंगे हम लोग बाद में देख लेते, ठीक है। पक्का यहाँ पे क्लियर है? अच्छा ओके, ये वाला लैडर वाला सम मुझे फटाफट बता दो, सिर्फ लैडर के ऊपर सम्स देख लेते हैं। मुझे तो इसका मास m है, फटाफट मुझे बताइएगा सबसे पहले फोर्स कौन सा एक्ट होगा, कहाँ पे एक्ट होगा? mg कहाँ पे एक्ट होगा? सीधा सीधा नीचे, रिगार्डलेस ऑफ द इंक्लिनेशन, कोई कैसे भी इंक्लाइंड रहने दो, ठीक है। mg तो सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे, सही है। अच्छा ये दो चीजों के साथ कांटेक्ट में, एक तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है और दूसरा किसके साथ कांटेक्ट में है? वर्क। तो नॉर्मल फोर्सेस कितनी चीजें एक्ट होंगी? दो। अच्छा ग्राउंड वाला नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा? सरफेस ऐसे है ना, तो कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर, N1 मार्क कर लेता हूं। अच्छा वॉल के साथ जो कांटेक्ट है वो यहाँ पे है ना, तो तेरे से ऐसा एक्ट होगा ना, ये वाला फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे? N2, सही है। अच्छा ओके, किस किस को लग रहा है N2 का डायरेक्शन मैंने गलत मार्क, N1 का ठीक है, N2 का डायरेक्शन मैंने गलत मार्क किया है, कितने लोगों को लग रहा है? दो केसेस है यहाँ पे देखिए, अगर मैं वॉल के ऊपर ऐसे रख देता था, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेना, सब कुछ सेम है, मास सेम है। अब मुझे बताओ N1 सीधा सीधा यहाँ पे आ गया, ओके। अच्छा सरफेस ये है ना, सरफेस को परपेंडिकुलर N1 यहाँ पे आ गया, हाँ अभी वॉल को परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, सही है ये चीज, और mg नीचे। ये केस और ये केस में डिफरेंस क्या है, सोच समझ के बताओ। किरण से ये केस में ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में वॉल के साथ, और ये वाले केस में पॉइंट कांटेक्ट में या सरफेस कांटेक्ट में? इसलिए N2 ये वाले डायरेक्शन। अभी भी किसी को डाउट है? नहीं पक्का? ठीक है ओके, ठीक है। जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे आपका आइडिया आते जाएगा, ओके। फटाफट बता दो कौन कौन से फोर्सेस है यहाँ पे? mg कहाँ पे रहेगा? सीधा सीधा नीचे। अच्छा नॉर्मल फोर्स कहाँ पे रहेगा? सीधा सीधा ऊपर। अच्छा यही ब्लॉक को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, अभी बता मुझे फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, फटाफट बता दो। कहाँ पे होगा? mg कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे। अच्छा नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? सीधा ऊपर रहेगा या फिर इंक्लाइंड रहेगा? ऐसे इंक्लाइंड, सही है ये चीज, गुड, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, पक्का। चलिए ये 5 डायग्राम है, 5 का आप फिलहाल डायग्राम ड्रॉ कर लो, साइड बाय साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, बोलो साइड बाय साइड भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे एनएलएम में जो सम्स रहेंगे मिडिल स्लॉप मोशन में, दिस सम्स आर नॉट सो लेंथी, तो आप सम फिलहाल के लिए लिख सकते हो। बाय टाइम वुड एडवाइस कि सीधा आप क्वेश्चन नंबर लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डेटा लिखो एंड यू कैन कंटिन्यू इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है। पे नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हो गया सबका ही, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके ओके। इनिशियल सम्स आपको समझ में आ जाने चाहिए, फिर एक्सेलरेशन को हम लोग इंक्लूड करके सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान देते क्वेश्चन पढ़ लेना, कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, ओके। यहाँ पे देख लो सिंगल स्विंग से विषय रखना, ठीक है। जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे हर एक फोर्स पूछा है कितना कितना रहेगा, आगे जाके हम लोग ये सब स्किप करेंगे, सीधा सीधा मैं फोर्सेस लिखने वाला हूँ। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ समथिंग कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप नहीं भी निकालोगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट इनिशियल सम्स में आप निकालोगे तो बेटर रहेगा, आपको सम थोड़ा सिंपली समझ में आ जाएगा। अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? अच्छा ओके, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। 2 ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट एज शोन इन द फिगर एंड आर स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना रहेगा बॉडी के ऊपर? 0, दोनों इसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर भी 0 है, सेकंड ब्लॉक के ऊपर भी कितना हो जाएगा? 0। अच्छा नेट फोर्स 0 मतलब एक्स में भी कितना आ जाएगा? 0, और वाई में भी कितना आ जाएगा? 0। इनिशियल सम्स मैं सॉल्व करूंगा, आगे आगे सम्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वेक्टर्स का कोई है ऐसा कोई लेक्चर बैठा नहीं है वेक्टर्स का? वेक्टर्स 1 2 3 आपने वीडियो लेक्चर्स देखे थोड़े बहुत? अच्छा इसमें बस एक ही चीज मुझे लगेगा, कंपोनेंट फिलहाल के लिए तो जहां पे कंपोनेंट और आईजे के भी हम लोग सॉल्व करते हैं, बस इतना दिमाग में रखो जिसके साथ एंगल बनेगा वो हो जाएगा कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो हो जाएगा साइन। बस इतना दिमाग में रखो, अभी फिलहाल के लिए काफी है ये चीजें, ठीक है ओके। जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा? साइन। उसमें आईजे के लिए भी हम लोग डिवाइड करते हैं, बट वो दैट पार्ट लिटिल बिट लेटर, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन लिखे। अच्छा ओके, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितना है? यहाँ पे 0 क्लियरली मेंशन किया है क्योंकि बॉडी किसमें है? रेस्ट, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। अच्छा ओके, जो 10 kg के ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको मैं ब्लू में मार्क करता हूँ, जो
कौन सा दूसरा 20 केजी के ब्लॉक है उसके ऊपर लेट मी मार्क इट इन रेड और इन सम डिफरेंट कलर, ठीक है, ध्यान देते हैं। ओके, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होंगे यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एवरीवन लिखे ना, सो ध्यान देना यहाँ पे। ओके, सबसे पहले हम लोग को एक्स और वाई में हम लोग फोर्सेस को तोड़ेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल सॉल्व इट एज वी सॉल्व नॉर्मली, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग को करना क्या क्या। अच्छा, 10 केजी फोर्सेस के 10 केजी मास के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं फटाफट बता देना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या ना इसे ग्रेविटेशन फोर्स, एक्सीलेंट। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, सही है ये चीज, ठीक है। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स इसके ऊपर नीचे एक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे, बट सॉरी 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, सॉरी 10 न्यूटन का नहीं 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। अच्छा, मुझे बता देना फटाफट बता दो यहाँ पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। कहना से 10 के ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, 10 इंटू जी, mg एक्ट होता है ना, ध्यान दो। अभी फिलहाल में हमने दो ही फोर्सेस किए, कौन से ग्रेविटेशन का, दूसरा क्या रहेगा, नॉर्मल, सही है। अच्छा, मुझे बता 10 केजी फोर्स सॉरी 10 केजी का मास क्या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, हाँ ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना, कौन सा फोर्स एक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स। कहां पे एक्ट होगा, सही है, ये नॉर्मल फोर्स को मैं N1 मार्क कर लेता हूं। अच्छा, और एक फोर्स है 100 न्यूटन का भी फोर्स है यहाँ पे। अच्छा, वो बाद में देख लेते हैं, 1 2 3 हो गए। और कौन सा फोर्स है, क्या 20 केजी के साथ भी कांटेक्ट में, तो क्या वहां पे भी एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, कौन से डायरेक्शन में, हाँ करेक्ट, एक्सिस के तरफ, एक्सिस के टुवर्ड्स मुझे बता दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्ट हो रहा है, सही है, इसको मैं N2 मार्क कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे किसी को कोई डाउट है। अच्छा, इसका मैं एफबीडी बना लेता हूँ, एफबीडी वैसे बनाना जरूरी नहीं, एफबीडी इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा बाद में बनाऊंगा, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा ओके, एफबीडी में थोड़ा सा बाद में बना लेता हूँ। मुझे पहले बताओ 20 केजी फोर्सेस, 20 केजी के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 20 केजी के ऊपर फटाफट बता दो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, 20 जी का, सही है, जी का वैल्यू कितना है 10, बट जी का वैल्यू मैं लास्ट बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, ठीक है, तो 20 जी का नीचे एक्ट होगा, सही है ये चीज। अच्छा, क्या और कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, क्या ये ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है, हाँ, तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में तो नॉर्मल फोर्स ऊपर मार्क कर लूं, N1 N2 मार्क कर लिया, तो क्या मैं मार्क दिस एज N3, हाँ। अच्छा ओके, उसके आगे बताओ क्या वो वॉल के साथ भी कांटेक्ट में है, हाँ, तो कहने से N4 यहाँ पे एक्ट होगा, सही है ये चीज, ओके, N4 एक्ट हो रहा है। अच्छा, क्या हुआ, अभी एक ही फोर्स बाकी है, कौन सा, 10 केजी का, ठीक है, क्या 10 केजी के साथ भी कांटेक्ट में है, हाँ, तो N2 20 N2 यहाँ पे एग्जर्ट करे तो 10 N2 कहाँ पे एग्जर्ट करेगा, राइट, फोर्स सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, ये चीज ठीक है। अभी आप देख लो, ओके। अभी एफबीडी होता क्या, एफबीडी बनाना एकदम सिंपल सा होता है, मतलब क्या, मैं ये 10 केजी को एकदम सेपरेटली लिख दूंगा, ठीक है, ये 10 केजी के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, फटाफट बता दो कौन से एक्ट हो रहे हैं, 10 जी नीचे, ओके, कहने से N1 कहां पे, ऊपर, ओके, कहने से 100 कहां पे, राइट में, सही है ये चीज, ओके, और क्या N2 कहां पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट, ये समझ में आ गया। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब हर एक बॉडी को मैं लूंगा, उसके बाद जो भी फोर्सेस है उसको मैं सेपरेटली मार्क करूंगा। आप ये नहीं भी बनाओगे चलेगा, बट इनिशियल सेंस में बना लेना, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, व्हाट अबाउट 20 केजी, मुझे बता दो, ये 10 केजी का मास है, अच्छा 20 केजी का मास मुझे फटाफट बता दो, यहाँ पे इसका मैं एफबीडी कैसे बनाऊं, 20 केजी का मास है ये, ठीक है, 20 केजी का मास है, फटाफट बता दो कौन से फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे हैं, 20 जी कहां पे, नीचे, सही है ये चीज, ओके, कहने से N3 ऊपर एक्ट हो रहा है, सही है। अच्छा, N2 लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, सही है, N4 कहां पे एक्ट हो रहा है, N2 राइट में एक्ट हो रहा है, सॉरी N4 कहां पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में, ठीक है, ये मैं दोनों के बीच में रहा, एक फोर्स और भी बाकी है, कौन सा वो फोर्स, 50 न्यूटन वाला, बट 50 न्यूटन वाला कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं एक्ट हो रहा, ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज, ठीक है। वर्टिकल के साथ उसका एंगल कितना बन रहा है, ओके। अच्छा, मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, ये जो 50 न्यूटन वाला फोर्स है, क्या वो प्योरली एक्स या वाई में है क्या, तो उसके क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे, तो हम लोग मेन फोर्स को इग्नोर कर देंगे बाद में, ठीक है, चलो। अच्छा, इसका जो कंपोनेंट आएगा ये वाले डायरेक्शन में ना, अब समझो अगर किसी को कंपोनेंट लेके नहीं आ रहा है तो एक चीज समझना, कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, एकदम सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये जहां से फोर्स स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक्सिस ड्रॉ कर लेना, कौन सा क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, एक्सीलेंट।
अच्छा ओके, तो इसका y एक्सिस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। और x एक्सिस भी क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव होते हैं ना। अच्छा सपोज कि सेम फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट होता था, थोड़ा इमेजिन करना, जो मैं ड्रा नहीं कर रहा। सेम फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्ट होता था, तो मुझे बताना इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव और y कंपोनेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट नेगेटिव और y कंपोनेंट पॉजिटिव ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? x कंपोनेंट नेगेटिव है बट y कंपोनेंट क्या है? पॉजिटिव। व्हाटएवर द लास्ट एक्सिस में मुझे फटाफट बता दो। लास्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या रहेगा? पॉजिटिव बट y क्या रहने वाला है? सही है ये चीज। अच्छा फिलहाल के लिए कौन से क्वाड्रेंट में x क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? कहां पे एक्ट होगा? लेफ्ट में एक्ट होगा, राइट में एक्ट होगा? नेगेटिव मतलब कहां पे? सो कहना है इससे ये वाला एक x कंपोनेंट आ गया और y भी क्या रहेगा? नेगेटिव। y भी नेगेटिव है ना, तो कहां पे? ऊपर या नीचे? नीचे x। ठीक है, ध्यान देते हैं। ठीक है, ओके एवरीवन लिखे ना। अच्छा ओके, जिसके साथ एंगल बनेगा, जस्ट मैंने बताया था, जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या रहेगा? साइन। अच्छा तो जिसके साथ एंगल बना रहा है, सो कहना है जैसे 50 cos 30, सिंपल है ये। ओके, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या रहेगा? साइन। सो कहना राइट डाउन दिस पार्ट एज क्या? 50 sin 30। और एक बार आपने ये ड्रॉ कर लिया तो इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, अच्छा मुझे फटाफट बताओ, थोड़ा सा मैंने पास में बनाया x के ऊपर फोर्स। अच्छा ओके अभी देखना, लेट मी सॉल्व दिस पार्ट। ठीक है, डायग्राम देखते रहना, आपको हर एक चीज यहाँ पे जितने भी मैंने अननोन लिए वो आपको मार्क करके जाना है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। ठीक है, ओके फॉर लेट अस से 10 kg मास, 10 kg मास के लिए टोटल फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो टोटल फोर्स जितना राइट में उतना फोर्स कहां पे एक्ट होना चाहिए? लेफ्ट। अच्छा राइट में फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? जस्ट चेक द डायग्राम। राइट में फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? 10 kg मास का डायग्राम फटाफट चेक, एवरीवन चेक द डायग्राम। राइट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? डू नॉट राइट, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। राइट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? 100। लेफ्ट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? देख लो, राइट में फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? 100। लेफ्ट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? N2। सही है ये चीज। ठीक है, अच्छा कैन आई राइट राइट का फोर्स 100 विल बी इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स क्या आ जाएगा? N2। तो क्या N2 का वैल्यू आ गया मेरे पास? कितना आ गया वैल्यू? 100 न्यूटन। सही है ये चीज, सिंपल है, सिंपल है। ओके, व्हाट अबाउट द अपवर्ड फोर्स? अपवर्ड फोर्स कितना है? चेक कर लो डायग्राम में। अपवर्ड फोर्स कितना है? N1। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 10G। सो कहना है टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स 10G। G का वैल्यू कितना ले लेते हैं हम लोग? 10। तो N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 into 10 कितना आने वाला है? 100। ओके, अच्छा अननोन क्या क्या पहले मैं वो मार्क कर लेता हूँ। ये अननोन है जो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये अननोन है। अच्छा अगर आप 200 के ऊपर 20 kg मास के ऊपर देखोगे तो क्या क्या अननोन हो गए? N2, N3 और क्या? N4। ठीक है, 3 अननोन है, जिसमें से N2 का वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ओके, फटाफट मुझे बताओ कि अभी देखो 20 kg मास इज इंटरेस्टिंग। एक्स एक्सिस से मुझे बताओ राइट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? N2। लेफ्ट में कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहा है? N4 एक्ट हो रहा है। जस्ट लुक एट द डायग्राम, जस्ट लुक एट द डायग्राम। N2 राइट में एक्ट हो रहा है, N4 कहां पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में। N4 छोड़कर और भी एक फोर्स है, कौन सा? 50 sin। सही है, इसे कंपोनेंट ले लिया ना मैंने। ठीक है, टोटल फोर्स ऑन द राइट। अच्छा मुझे बताओ इक्वेशन में क्या लिखूं? नहीं सही ना, फॉर 20 kg मास, फॉर 20 kg मास। ठीक है, ओके मुझे फटाफट बता दो राइट में फोर्सेस कौन से? N2। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूं? टोटल फोर्स ऑन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द लेफ्ट। तो क्या लिखूं मैं? N2 इज इक्वल टू लेफ्ट में फोर्सेस कौन से? कैन राइट N4 प्लस क्या? 50 sin। सही है, अच्छा ओके N2 का खुद का वैल्यू कितना था? 100 है। N4 sin 30 का वैल्यू कितना होता है? हाँ कितना हो जाएगा ये? 25। 25 हो जाएगा, हाँ बोलो 25 हो जाएगा ना। N4 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 24 कितना? 25 सॉरी कितना आ जाएगा? 25। सिंपल है, डाउट है? ओके अच्छा N4 भी मिल गया। ठीक है, N4 मिल गया है। ठीक है, N4 मिल गया। अच्छा एक ही अननोन, N2 तो ऑलरेडी पता था, एक ही अननोन बचा है, कौन सा? N3। सही है ये चीज, ठीक है ओके। अच्छा N3 में मुझे बता दो फटाफट, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स।
अपन फोर्सेस कौन सा अपन फोर्स एक ही आपको होगा, कौन सा डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से 20G है और कितना है 50 कॉस्ट है। इक्वेशन बताना क्या हो जाएगा N3 इज इक्वल टू क्या 20G प्लस 50 कॉस्ट। सही है जी का वैल्यू क्या लिखो cos 30 का वैल्यू √3/2 सही है याद रखो बेसिक से वैल्यूज ओके बता देना कितना आ जाएगा 200 प्लस क्या 25 इसको ऐसे रहे तो कुछ इशू नहीं है ठीक है। क्या मेरे पास हर एक अननोन आ गया है डायग्राम राइट में ड्रॉ करो एंड गो अहेड विद द सॉल्यूशन ऑन द लेफ्ट एफडीडी भी राइट में ड्रॉ करना बोलो ना बोलो हाँ क्वेश्चन आपके ऊपर है क्वेश्चन नंबर लिख लो डाउट से बोलो क्लियर आप रहेगा तो क्वेश्चन है बोलो हाँ तो राइट में था ना तो आप यहाँ पे मार करो या यहाँ पे मार दो क्या फर्क पड़ता है ठीक है एवरीवन ड्रॉ द डायग्राम ठीक ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है ठीक है। ठीक है टाइम आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग ये चीजें। सेकेंड पार्ट में भी अभी मैं जो इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ एडिशनल सेम चीजें कैलकुलेट करनी है तो और एक बार लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा हम लोग के पास अभी इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा सब मैंने कैलकुलेट कर लिया ना फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक्स मतलब बेसिकली आपको वैल्यूज पूछे हैं N1 और N3 के और उसके बाद N2 का वैल्यू पूछा है सही है तो सब कैलकुलेट कर लिया मैंने ओके ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन है जो आप खुद से सॉल्व करोगे तो ध्यान से सॉल्व करो। फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी बनाओगे चलेगा बट स्टार्टिंग में बनाओगे तो बेटर रहेगा बट अगर उसके बिना भी आपको चीजें समझ रही है इट इज ओके। अच्छा ये सबका ही हो गया अभी के लिए बॉडी रेस्ट पे है। सेकेंड क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करोगे कोई भी डिस्कस नहीं करेगा फाइनल आंसर हम लोग चेक कर लेंगे और मुझे बता दोगे हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है ओके चलिए पक्का ये सबका ही हो गया यस ओके चलिए हो गया ना हो गया चलो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड केस में हम लोग को हर एक फोर्स कैलकुलेट करना है कोई भी डिस्कस नहीं करेगा यहाँ पे देखना लास्ट में यहाँ पे देख लेना यहाँ पे देखो ठीक है कोई भी डिस्कस नहीं करेगा खुद से सॉल्व करेगा रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा बट आप एक वीडियो बनाओगे एंड यू विल गेट द आंसर। कोई डाउट है डाउट सीधा आप मुझे पूछोगे ठीक है कोई भी डिस्कस नहीं करने वाला ठीक है रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा उसमें मुझे कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है बट एवरीवन विल ट्राई हो गया ना पक्का जल्दी लिख लो जल्दी लिख लो बात मत करना फटाफट लिख लो। डायग्राम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोलो ठीक है डन ओके एवरीवन इफ एवरीवन इज डन देन वी विल प्रोसीड ठीक है चलो यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन लिखे ना चलो ये केस में भी आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है ठीक है ध्यान से लिख लो ठीक है ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट द आंसर। Anyone? Do not talk. Go. हर एक कॉन्टेक्ट फोर्स वगैरह गो अहेड नो वन विल डिस्कस राइट में आप डायग्राम बना लो डायग्राम राइट में बना लेना गो अहेड क्या
हर एक का आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। डायग्राम चाहिए तो बड़ा बना लो, चलेगा, दैट इज नॉट एन इशू, बट राइट में बनाना, राइट में बना लो डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वाला राइट में बना लो, राइट में बना लेना। हाँ वो लेफ्ट है, नेक्स्ट टाइम राइट में बनाना, अभी ध्यान दो। Go ahead. ठीक है, टाइम किसे हो गया तो मुझे बस बुला लो, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन, सेम चीज आपको हर एक फोर्स ढूंढना है, बस उतना ही है क्वेश्चन, हर एक फोर्स ढूंढना है आपको। अच्छा ओके, शैल आई स्टार्ट सॉल्विंग? अच्छा अभी मैं सीधा सीधा कंपोनेंट ले लेता हूं, आई होप से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इश्यू नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन लुक हियर ना, मैं सीधे इसमें मार्क कर रहा हूं या फिर एफबीडी, चलो मैं एफबीडी बना ही लेता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं 15 kg का मास है, 15g नीचे, 15g को मैं सीधा 150 लिख दूं। कोई कोई कंपोनेंट्स कोई कोई वैल्यू में सीधा सीधा लिख रहा हूँ, सही है ये चीज। अच्छा मैं n1 ले लेता हूँ, आपने शायद से इसको n2 भी ले रहेगा, उससे कुछ खास मतलब नहीं है। n1 नीचे, इसका मुझे बताओ जो कंपोनेंट आएगा वो x में कहां पे आएगा, राइट में, y में कहां पे आएगा, नीचे। तो x का जो कंपोनेंट है राइट में उसको मैं लिख लेता हूं, एंगल किसके साथ बना रहा है, y के साथ बना रहा है ना 45, तो y के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में 15 cos 45 और ये क्या आने वाला है 15 sin 45। फिलहाल के लिए साइन और cos दोनों सेम है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सही है ये चीज। ओके यहाँ से जो एक्ट हो रहा है वो n2 मार्क कर लेता हूँ, सही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक जो सर 5 ठीक है यहाँ तक। ओके ये एफबीडी कितने लोगों को राइट आया, गुड, ठीक है। अच्छा ओके इसमें मार्क करके देख लेते हैं हम लोग, 5√2 आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स 5√2 आ जाएगा एक ना, यहाँ पे गलत मार्क कर लिया, ये 5√2 आ जाएगा, ठीक है। ओके सही है, ओके 5√2 सही है यहाँ तक। ओके एवरीवन पे अटेंशन, डू नॉट टॉक। टोटल अपर फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो अपर फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है N1 का, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, एक तो 150 एक्ट हो रहा है प्लस 5√2 cos 45 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 155, सही है ये, ठीक है। यहाँ पे देख लेते। अच्छा ओके टोटल फोर्स ऑन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द लेफ्ट, N2 का खुद का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, सही है ये। अच्छा ये कितने लोगों का आंसर राइट आ गए, लास्ट में आ गया, ठीक है पक्का। यहाँ पे क्या गड़बड़ किया, क्या नहीं आया, आया आंसर, आ गया आंसर, ओके ठीक है आया पक्का, आया ना आंसर्स। एनीवन एल्स यहाँ पे सेकंड बेंच क्या गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, अभी समझ में आया पक्का, अभी भी डाउट है तो पूछो, सही है। अच्छा इसको मैं रेड में मार्क कर लेता हूं, ओके ध्यान देना भी यहाँ पे 10 kg के ऊपर, 10 kg के ऊपर अगर मैं देखूं ये N2 लेफ्ट में एक्ट हो रहा था, तो सेम N2 इसके ऊपर कहां पे एक्ट होगा, राइट में। कहने से N2 राइट में है, ये कितने kg का है 10 kg का है, 10g नीचे 100 लिख देना सीधा सीधा, N2 मार्क लिया, N3 मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, और N4 यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, सही है क्या। अच्छा आर के 10 न्यूटन का कहां पे एक्ट हो रहा है, नीचे, सही है ये, ठीक है। ये एफबीडी कितने लोगों को राइट आ गया, ये वाला इजी है,
ठीक है, अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एवरीवन। चलो लेट अस प्रोसीड। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स 100 प्लस 10 कितने का आ जाएगा 110। अच्छा टोटल फोर्स ऑन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन द लेफ्ट, ये इजीियर है। n2 का वैल्यू 5 था तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अच्छा ओके सही है। किसका अभी भी डाउट है तो पूछो। सही है, सबको ही आ गया। अच्छा जिसका इनकरेक्ट है करेक्ट कर लेना, कुछ भी इनकरेक्ट रहेगा तो बोलो डाउट है तो पूछो। अदरवाइज आई थिंक सो इट इज प्रीटी मच क्लियर। डायग्राम राइट में बना लूंगा। चलिए आगे से जाने जान लेते हैं। हाँ बोलो बोलो सही है। अभी भी डाउट है तो पूछो। सेकेंड लास्ट आई होप सबको ही आ गया। ठीक है, थोड़ा अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं या फिर एक सिमिलर क्वेश्चन दे दूं। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन और देता हूं, ध्यान से देख लेते हैं। एवरीवन चलो सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां पे देख लो। एवरीवन नहीं है ना, बहुत टाइम है। चलो एवरीवन चलो कंटिन्यू। ठीक है ध्यान देते, इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान देते। एवरीवन लिखिए। पहले सिंपल क्वेश्चन में ले लेता हूं, then we will go to the complex questions। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। ओके 1 kg 2 kg 3 kg। ठीक है चलो इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, फटाफट ये खत्म कर दोगे आप। ठीक है कितने का ले लेते हैं हम लोग 20 न्यूटन का। सबका आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है। ठीक है भाई, हर एक चीज का फटाफट निकाल लो, ये एक्चुअली इजी है बहुत, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ओके एवरीवन सबका आंसर आ गया तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सबका हॉरिजॉन्टल नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन ही है, सही है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे देखो, फटाफट देख लो। ठीक है अब सॉल्यूशन जो है मैं उसको फटाफट येलो में मार्क कर लेता हूँ। कहने से पहले मैं हॉरिजॉन्टल देख लेता है, n1 नहीं है। एक मिनट, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल है n1 है। कैन आई से दैट, मुझे बताना n1 और 20 एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो n1 का वैल्यू कितना आने वाला है 20। अच्छा सेम n1 यहाँ पर एक्ट होगा, उसका भी वैल्यू कितना है 20। क्या n1 और n2 एक दूसरे को बैलेंस कर देगा? हाँ आपको कुछ लिया रहेगा n3 n4, उससे मतलब नहीं है, बट n2 और n1 को बैलेंस करेगा, कितना आने वाला है 20। अच्छा n2 और यहाँ पे भी n2 एक्ट होगा, यहाँ पे n3 एक्ट होगा, क्या ये एक दूसरे का बैलेंस आउट कर देगा? हाँ तो इसके पीछे भी नॉर्मल फोर्स कितने का आने वाला है? अच्छा ओके ये कितने नॉन का आ गया? अच्छा सबका ही आ गया। ठीक है यहाँ पे भी आ गया ना पक्का? ठीक है पक्का ओके। वर्टिकल फोर्सेस तो एकदम सिंपल है, मैं n4 ले लेता हूँ इसको, n4 कितना आ जाएगा 10, सही है। n5 ले लेता हूँ, n5 कितना आने वाला है 20, n6 कितना आ जाएगा 30, सही है। ये कितना लोगों का आ गया? सबको आ गया। चलो अभी थोड़े डिफिकल्ट इसमें जाते हैं। ठीक है एवरीवन लिखिए ना, ठीक है गुड। ठीक है एवरीवन लिखिए, पेन नीचे रख देना। मुझे बताओ यहाँ पे ओके ओके आया नहीं ओके एवरीवन लिखिए। यहाँ पे देख लेते हैं फोर्सेस कौन से कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बस मुझे इतना बता देना कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, फटाफट बता दो कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। 3, कौन से 3? mg पहले एवरीवन लिखे, लास्ट में यहाँ पे देख लो mg सीधा सीधा नीचे, एक इसके साथ कांटेक्ट में, एक इसके साथ कांटेक्ट में, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं 3, सही है। अच्छा ये 3 कांटेक्ट फोर्सेस का हम लोग को रिलेशनशिप लेके आना है। ठीक है कुछ लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। अच्छा ओके ठीक है 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है अच्छा इसको मैं परपेंडिकुलर पहले तो मैं mg ड्रा कर लेता हूँ, m का वैल्यू खुद क्या है बात दिया। Find out the normal reaction force on at point A and B with the mass of the sphere is 10 kg। कहने से 10 kg मतलब 100 न्यूटन नीचे एक्ट हो रहा है। अभी देखना ध्यान से, इजी है एवरीवन लिखिए। अच्छा इसका जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कहाँ पे एक्ट होगा? कहने से ये वाले डायरेक्शन में, सेंटर से पास होगा ना, क्यों क्यों सेंटर से क्यों पास होगा? जैसे मैं यहाँ पे पैरेलल निकालता हूँ, ये टैंजेंट हो गया ना, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है टैंजेंट को जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है
तो वो सेंटर से पास होगा। अभी देखते हैं ध्यान से। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लिखे। सो ओवर हियर लेट मी इरेज दिस थिंग। कहने से यहाँ पे डॉट अपना एवरीवन लिखिए। ये नॉर्मल फोर्स को मैं N1 लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है वो भी सेंटर से ही पास होगा, बट इसका एंगल अलग है, तो ये वैल्यू क्या रहेगा N2। फिर होता है टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। सो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स एक ही है एंड टोटल फोर्स ऑन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट। अच्छा डाउनवर्ड फोर्स तो एक ही एक्ट होगा, कौन सा है वो 10G। अच्छा बाकी दोनों फोर्सेस 10G मतलब 100 आ जाएगा, सही है, ठीक है। बट बाकी के दोनों फोर्सेस यहाँ पे एग्जैक्टली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो पहले तो उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को एंगल नहीं पता, बट डिस्टेंसेस दिए हैं, ठीक है, ध्यान देना। क्या एंगल नहीं पता बट डिस्टेंसेस दिए हैं, ठीक है, ध्यान दो। ओवर हियर एक जो फोर्स है ये सेंटर मान के चलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ये सेंटर मान के चलते हैं। ये जो है ये वाला हाइट कितना है, ये देखो यहां से यहां तक का हाइट में निकाल रहा हूं। यहाँ पे हाइट कितना है 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और रेडियस कितना दिया है 5। ये समझ में आया, ठीक है। दोनों का मैं वर्टिकल के साथ ही एंगल निकाल रहा हूँ। लेट दिस बी इक्वल टू θ1 या θ1 ले लेते, ठीक है, जो भी है। यहाँ तो किसी को डाउट है तो पूछो, ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा मुझे बताओ ये 4 है या 5 है, ये कितना होने वाला 3, सही है, तो ये 3 हो जाएगा, सही है। साइन θ1 कितना है, सोच समझ के बताओ। साइन θ1 कितना रहेगा, साइन क्या है, साइन क्या होता है अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। अच्छा साइन θ1 कितना है, एवरीवन जस्ट चेक द वैल्यू एंड टेल मी। साइन θ1 कितना है 3/5। cos θ1 कितना है 4। ये समझ में आया। सिमिलरली अभी मैं ये दूसरा वाला ट्रायंगल निकालता हूं, ठीक है, ध्यान देना। दूसरा वाला ट्रायंगल निकालता हूं, फटाफट बता दो। ये वाला हाइट कितना है 3, ये हाइट 5 है, ये θ2 ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेता हूं, ठीक है, ठीक है। सो ओवर हियर अच्छा ये कितना हो जाएगा 4। अच्छा cos sin θ1 कितना है, फटाफट बता दो। sin θ1 कितना है, sin θ2 सॉरी sin θ2 कितना है 4/5। cos θ2 कितना है 3/5। चाहिए ये चीज अभी देखना ध्यान से, ओके। मुझे बताओ 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ अभी फोर्स मार्क कर रहा हूँ, ध्यान दो। 100 को कहाँ पे मार्क कर लूं मैं, नीचे। कहने से यहाँ पे N1 को मार्क कर लूं, सही है ये चीज। अच्छा N1 का मैं एंगल कितना लिखूंगा वर्टिकल के साथ, कितना N1 का एंगल θ1, सही है। और N2 को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, जिसका एंगल कितना है वर्टिकल के साथ θ2। अच्छा ओके, मुझे बताओ N1 और N2 के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे ना, जिसके साथ एंगल बनेगा वो cos, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो। अच्छा N1 कौन से क्वाड्रेंट में, सोच समझ के बताओ। फर्स्ट, एक्सीलेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो x क्या, x पॉजिटिव, कहां पे एक्ट होगा, राइट में एक्ट होगा या लेफ्ट में एक्ट होगा, राइट, एक्सीलेंट। क्या लिखोगे N1 क्या, N1 क्या sin θ1 ना, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा हूं ना। अच्छा ओके, अच्छा N1 का वर्टिकल कंपोनेंट कहां पे रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो y भी क्या रहेगा पॉजिटिव, तो N1 का y कंपोनेंट भी क्या रहेगा पॉजिटिव, तो कहना है राइट से N1 क्या cos θ1, सही है ये चीज। अच्छा ओके, सिमिलरली टेल मी फॉर N2, फटाफट बता दो N2 के क्या क्या आ जाएंगे, या फिर रेड से मार्क कर लेता हूं। ये N1 हट गया, अब N1 आप और एक बार नहीं लेंगे। अच्छा N2 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, तो x कंपोनेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। कितना रहेगा, कितना रहेगा N2 sin θ2, और y कंपोनेंट फटाफट बता दो क्या रहेगा N2 cos θ2, सही है ये चीज। अच्छा sin θ1 और sin θ2 आपको पता है, cos θ1 cos θ2 पता है आपको। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट। यहाँ पे बट 2 अननोन है, तो आपको 2 इक्वेशन लगेंगे। पहले राइट और लेफ्ट को इक्वेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, मुझे सोच समझ के बताओ। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, राइट और लेफ्ट को इक्वेट करो, सिर्फ जो फाइनल फोर्स का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर राइट में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है N1, लुक एट द डायग्राम, राइट में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है N1 sin θ1, और लेफ्ट में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है N2 sin θ2। कैन आई एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन N1 एंड N2। अच्छा टोटल अपवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, कितने का एक्ट हो रहा है N2 cos θ2 प्लस क्या N1 sin θ1, और डाउनवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है
100। तो ये दो इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन आप चाहिए तो लिख सकते हो, छोटा सा ही क्वेश्चन है। बोलो। अच्छा, सेकंड डायग्राम एक्सप्लेन करो। यहाँ पे देख लो, मैंने ये ट्राइंगल निकाला, एक सेकंड, मैंने ये ट्राइंगल निकाला नीचे। अच्छा, ये वाला हाइट कितना है? 3 + 1 कितना है? 4 और रेडियस 5 है। सिमिलरली सेकंड टाइम मैंने ये ट्राइंगल निकाला। ये लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर डन। इसमें सिर्फ हम लोग को मार्क करना है फोर्सेस। आपको इसमें विदाउट मोशन आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है कि हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, एवरीवन लिखे नो मैन राइट एनीथिंग एवरीवन। इसमें मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा वो समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एवरीवन लिखे ना, ठीक है। मुझे बताओ, हाँ यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसमें से फोर्सेस मार्क करना है, ठीक है, ऑन द रॉड एंड ऑन द वेज, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, मैं इसका मास m1 मान के चलता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, नो वन डेल्टा। इसका मास मैं m1 मानता हूँ, इसका मास m2 मान लेता हूँ। फटाफट मुझे बता दो m2 के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। नो वन राइट एनीथिंग लिखे, यहाँ पे देखो। सो ओवर हियर m2 के ऊपर फटाफट बता दो कौन से फोर्सेस है। m2 जी कहाँ पे? सीधा सीधा नीचे। जैसे नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट होगा, सही है, इसको मैं m1 मानता हूँ। जैसे वेज के साथ भी कॉन्टेक्ट में है ना, अभी देखना ध्यान से। कहने से यहाँ पे n2 एक्ट होगा एक एंगल पे, सरफेस ऐसा है ना, तो सेम n2 ये वेज के ऊपर कहाँ पे एक्ट होने वाला है? ऊपर, सही है। अच्छा, वेज के ऊपर और एक फोर्स है, कौन सा? m1g कहाँ पे? नीचे। अच्छा, मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये थीटा है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ? सोच समझ लो, यही बस कैच है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा या वर्टिकल के साथ थीटा, ये आपको आगे याद भी रखना है। नेक्स्ट टेंशन में सीधा सीधा मार के देखो यहाँ पे, ये समझ रहे? यहाँ पे देखो, ये एंगल कितना है? 90 है। ये एंगल कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये दोनों मिलके वापस 90 है, तो ये वापस कितना हो गया? थीटा। तो थीटा किसके साथ है? ये समझ में आया? ठीक है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आने वाला है? n2 क्या? cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? n2 sin थीटा। अच्छा, अगर आप ये वेज के हिसाब से देखोगे, अभी देखना ये इंटरेस्टिंग है, वेज के हिसाब से n2 cos थीटा नीचे एक्ट हो रहा है, mg नीचे एक्ट हो रहा है, n1 ऊपर एक्ट हो रहा है, सही है। क्या ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे? हाँ। बट जो n2 sin थीटा है, ये कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? राइट में। इसको बैलेंस करने में कोई भी फोर्स है क्या लेफ्ट में? तो क्या ये x में इक्विलिब्रियम में है? नहीं। बट क्या y में इक्विलिब्रियम में है? तो बॉडी मूव होगा x में, और कहां पे जाएगा? राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? हम लोग उसका एक्सेलरेशन वगैरह देखना है, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक बार देख लो, एक सेकंड, ये एक बार देख लो। यहाँ पे ये n2 है, m1g नीचे, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। ये अगर ये राइट में चला गया, ये ब्लॉक कहां पे जाएगा? ये स्टिक कहां पे जाएगा? अगर ये वैसे राइट में चला गया, स्टिक कहां पे चला जाएगा? नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये साइड से ऐसे इसको पकड़ के रखा है ना, तो साइड से ये ऊपर नीचे स्लाइड हो सकता है, लेफ्ट राइट स्लाइड नहीं हो सकता। तो फटाफट ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। इतना ही था इसमें।